नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, अखिलेश सर, पीडी सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। नाम आखिरी में लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप आखिरी में बोलते भी हैं। आज की चर्चा एक संवेदनशील मुद्दे पे है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आ रहे, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा भी। उसको लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो ओआईसी है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो एक तरीके से भारत दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं उनको आज़ादी नहीं मिली अभी भी, और वो जो प्रिजनर्स हैं, उन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको छोड़ा जाए, लोगों को आज़ाद किया जाए, आर्म फोर्सेस जो वहाँ पे हैं उनको हटाया जाए। ऐसे करके उन्होंने कई बातें, जो यूएन की मीटिंग थी उसके इतर उन्होंने मीटिंग की, 5 देश उसमें शामिल थे जिसमें पाकिस्तान भी एक था। तो वो बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि जो बम्पर वोटिंग हो रही है वो एक दिखावा है, भारत सरकार अपनी पीठ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नॉर्मलसी सब कुछ जम्मू कश्मीर में है नहीं। तो सुमित सर जी। अभी हमने देखा पहले राउंड की वोटिंग 61%, दूसरे राउंड की वोटिंग आज हुई 57.13%। ये पिछले 35 साल से, जैसा बताया, पहले चरण की वोटिंग तो बम्पर थी, लेकिन 14 के मुकाबले थोड़ी सी कम तो है अभी भी। लेकिन एक नॉर्मलसी वापस आई, जो 370 के बाद माहौल था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में खासकर, उसके बाद जो वोटिंग हुई है इसमें या उससे पहले लोकसभा चुनाव में, वो दिखाता है कि लोग, आवाम जो है बदलाव चाहता है, विकास चाहता है, और वो देश की जो बाकी राज्य उसी तरीके से अपने आप को रिएक्ट करना चाहता है। लेकिन इस तरीके का जो बयान ओआईसी देता है, और उसकी क्या सच में अब वो एक स्टैंड है इस्लामिक कंट्रीज़ का जो पहले हुआ करता था, जो एक वो पावर था, वो अब ख़त्म हो गया, या उनकी बयान का कोई मतलब है? आपने कई सारे सवाल पूछ लिए। हाँ, कल की कई तरह। सारे कई सारे पहलू एक साथ छू लिया आपने। खैर, ओआईसी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, करीब 56-57 देशों का समूह है। जी। सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज ही नाम ही है उसमें। तो जाहिर तौर पर वो कहाँ खड़े होंगे हमको पता है, तो मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में, इस कहानी के संदर्भ में। दूसरी चीज़, अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी 370 के हटने के बाद उस बात को नहीं मानता है जी। कि 370 हटा के बीजेपी ने गलत किया, और वो भी कश्मीरियों की, जो कश्मीर की जो ओरिजिनल पार्टी है पीडीपी एनसी, और पाकिस्तान के अगर आप बयान सुनेंगे तो एक जैसे सुनाई देते हैं आपको। हाँ। पर मैं फिर कह रहा, जैसा आपने शुरू में कहा, पहले लाइन में कहा ओपनिंग ऑफ अश्विनी, कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कहीं किसी को दो शक नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भारत की अंदरूनी राजनीति के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। जब कांग्रेस और या दूसरी पार्टियां थी उन्होंने अपने हिसाब से लिया, जब बीजेपी मेजोरिटी लेके आई तो उसने एक फैसला लिया 370 को हटाने का, 35 को हटाने का। वो मामला मुकदमा में कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील चल रही है, उस पर बहसबाजी चल रही है। और जो लोग अब विधानसभा चुनाव में जा रही हैं पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। अब वो कैसे लाएंगे ये अलग मामला है, वो अलग बहस के मामला है, पर वो ये कह रही हैं, और वो इसी मोड के तहत चुनाव में जा रही भी नहीं है, और जनता से वो वोट मांग भी रही है। हाँ। इसमें दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि ओआईसी का कोई स्टैंड नहीं है। आप पाकिस्तान के समर्थन में इस तरह की बातें कर दो, पाकिस्तान को खुश करने के लिए, तो भले ही मैं मान सकता हूं कि आपने एक दिन का एक बयान दे दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी कहानी में इस बात को बहुत बहुत करीबी से समझना चाहिए कि ओआईसी कंट्रीज को पाकिस्तान की इतनी ही चिंता है, तो पाकिस्तान जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, रोटी के, कपड़े के जो सामान है, जो मतलब हिंदुस्तान के मुकाबले सैकड़ों रुपए महंगा है। सही बात है। हर चीज जो है वो ट्रिपल डबल क्वाड्रेंगल, 5वां 6वां 7वें लेवल पे चला गया। उस पर मदद करे ना। वहाँ उनको खुद का भरोसा नहीं है कि अगर इसको कुछ देंगे हम लोग कर्जे के तौर पे लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। और ऐसी स्थिति में ओआईसी का ये बयान कश्मीर को लेकर आना बहुत ही मुझे बेमानी सा लगता है। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं उसके बाद, ये कि डेटा आपने कहा, जो पोलिंग हो रही है वो हमारे सामने है। पोलिंग के परसेंटेज को देखकर आप अपनी बात के तर्कों को साबित कर सकते हैं कि कैसे जनता में भरोसा है। पर मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जिसको हिंदुस्तान ने सेपरेटिस्ट कहा, जो व्यक्ति जेल में रहा, वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और हिंदुस्तान के आईन को मानने वाले, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सूबे के मुखिया रहने वाले, सदर रहने वाले उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा देता है। शेख रशीद इंजीनियर का चुनाव जीतना कोई छोटी घटना नहीं थी। 2 लाख दो और अंतर, वो तो अंतर की बात कर रहा है, मैं घटना की बात कर रहा हूँ। घटना अलग है, अंतर अलग है। 2 लाख वोट पा गए, वो तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त भी रशीद इंजीनियर जो हैं, जिनकी पार्टी को हालांकि ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, पर उनके समर्थित करीब
माफ करिएगा 52 लोग खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, अलग अलग कश्मीर वैली में, कश्मीर में भी, कुछ जम्मू के इलाके में भी। तो ऐसे में ओआईसी का ये कहना कि हम मानते नहीं इन चुनावों को, चुनाव ढकोसला है, ये चुनाव बर्बाद है, बेकार है, ओआईसी का कोई मतलब नहीं है। ओआईसी इसलिए चिढ़ गया कि भारत 16 व्यक्तियों के डेलीगेशन को लेकर सेकंड फेज में पहुंचा और दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। एक भी घटना नहीं हुई है अभी, मतलब किसी के मारे जाने की एक घटना नहीं हुई। 2 चरण का चुनाव निपट गया है, आधा चुनाव निपट गया, 90 में से 46 सीटें निपट गई हैं। और जो अब चुनाव है वहाँ पे नहीं 26 और 24 मतलब 50 सीटें, 90 में से 50 सीटें निपट गई हैं, 40 बाकी हैं। इससे अधिक हिंसा की घटनाएं तो बंगाल में हो गई थी। एग्जैक्टली इससे अधिक तो हिंसा की, अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओआईसी का जो कहना है वो कहते रहे, उससे इस्लामिक कंट्रीज खुश हो जाएं, पर दुनिया पर फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स ऑल। विचित सर, जो मीटिंग थी उसमें 5 ओआईसी के मेंबर शामिल हुए। एक था पाकिस्तान, दूसरा था टर्की, तीसरा था जो देश है वो है अजरबैजान, और उसके बाद चौथा जो देश है सऊदी अरबिया, और 5वां था नाइगर। तो ये 5 देश, जिसमें से 1-2 छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी का महत्व इतना पॉलिटिकली और इतना वर्ल्ड के मैप पे भी कुछ खास नहीं है। दूसरी तरफ जो सर ने कहा कि इंजन रशीद जो जैसे भारत के खिलाफ अलगाववादी विचारधारा लोग रखते थे, इनके खिलाफ यूएपीए भी चल रहा है, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि देश में लोकतंत्र कितना फल फूल रहा है? आपने जिन 5 देशों का नाम लिया उसमें सऊदी अरब का नाम लिया। सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान को हड़काया कि अपने देश के भिखारियों को रोको, वो आते हैं और हमारे देश में आ करके और यहाँ पर वो भीख मांगते हैं, हमारी इज्जत पलित करते हैं, उनको रोको। और उसके बाद कई लोगों को रोका गया। 2000 से ज़्यादा पासपोर्ट तो पहली नज़र में। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं मैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं सऊदी अरब, वो पिलग्रिमेज का बहाना करके जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कि हम वहाँ पे हज करने जा रहे हैं, और वो रुक जाते हैं भीख मांगने के लिए। एक तो ये घटना, और वो जो 5 देशों का नाम आपने लिया उसमें आपने टर्की का नाम भी लिया। टर्की ने पहली बार ऐसा हुआ कि कल जो यूएनजीए में उनके मुखिया ने, एर्दोगन ने जो भाषण दिया, अब उन्होंने जो भाषण दिया, पहली बार ऐसा हुआ कि इन 5 सालों में कश्मीर का नाम नहीं लिया, वरना उस मंच पे जाकर टर्की ने हमेशा लिया है और कश्मीर पर दखलंदाजी की बात की है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात की है, पहली बार नहीं किया। ये कुछ जो क्या है, ओआईसी ने, ओआईसी के जिन 5 देश या 6 देशों की बात की कि उन लोगों ने कहा, सबने, ये एक किस्म की रस्म अदायगी उनकी थी। जैसे कोई किसी के यहाँ शोक मनाने जाता है तो उसका मित्र हो या शत्रु हो यही कहता है कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ भी ये मजबूरी है कि अब पाकिस्तान के लिए वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, कश्मीर को लेकर तुम्हारा सवाल ठीक है। लेकिन जो तुर्की वाली बात कही सुमित जी ने, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर के कश्मीर का नाम नहीं लिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी इस्लामिक देशों में डिप्लोमेटिक जीत है। अब चुनाव की बात आती है। चुनाव कश्मीर में कई बार हुए, कई बार लहूलुहान चुनाव हुए। इस बार का चुनाव इस मायने में थोड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंसा नहीं हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो लोग ये बोलते हैं कि उनको अभिव्यक्ति की ये अपने क्या इसको बोलेंगे कि नहीं, फैसला लेने के लिए कि वो फैसला ले सकते हैं अपने से, उनको फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। मैं टर्म भूल रहा हूँ जो यूज होता है, वो जनमत संग्रह वाली बात, हाँ, जनमत संग्रह, या उनको अपने हिसाब से किस फैसला लेने का कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बात जो आज लोग कह रहे हैं, 1947 में आज़ादी के समय श्रीनगर में महात्मा गांधी खुद गए थे, और गांधी कोई राजनेता नहीं थे, उससे ऊपर की चीज़ थे। और गांधी ने वहाँ पर कश्मीर के लोगों से कहा कि आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो आपको पाकिस्तान हम भेजेंगे, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो आपकी रक्षा भी हम ही करेंगे, और हम आपको तय करना है, हमारी तरफ से कोई ये नहीं है जी। वहाँ का राजा हिंदू था, वहाँ की प्रजा मुसलमान थी, लेकिन वो प्रजा जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं, गांधी के हिंदुस्तान में रहने को तैयार होगी। और वहाँ सब लोगों ने समवेत स्वर में कहा कि नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। और तब से लेकर 77 साल हो गए। थोड़ी हिंसा होती है, जैसे कहे कि बंगाल में भी हुई, बिहार में भी, हर जगह होती है, लेकिन कश्मीर भारत के साथी है। और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हाल है जी, हाँ, और जो कश्मीर की स्थिति है,
दोनों के बीच जो फर्क है, उस फर्क को देखने के बाद यह साफ लगता है कि इस्लामिक संघ के देशों ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को एक सांत्वना भर है, वो भी उसको नहीं मानते और खुद पाकिस्तान को भी अपने पर भरोसा नहीं है। सर अखिलेश सर, एक बुनियादी जो फ़र्क जो कहा, हिंसा तो ठीक है, लेकिन बंगाल की हिंसा और जम्मू कश्मीर की हिंसा में फ़र्क है। वो एक पॉलिटिकल हिंसा है और ये अलग तरीके की हिंसा है, तो वो दोनों को कंपैरिजन क्या करना सही है। और दूसरी बात ये कि जम्मू श्रीनगर जो खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें इस चुनाव में भी, तो 27% वोटिंग हुई है उस पूरे ज़िले के अंदर। और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो जहाँ पे कहा जाता है उपद्रव ज़्यादा होता है, पत्थरबाजी होती है, वो आप देखेंगे ना तो 20%, 25%, 21% इतनी ही पोलिंग हुई है। यानी कि जो श्रीनगर है वो अभी भी उतना ही मतलब वो अपने आप को उस चुनाव में देखते हैं, इस चुनाव में भी जहाँ से बम्पर वोटिंग हुई, कुछ कुछ जगह 80% हुई, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 20% हुआ। इसका मतलब क्या वहाँ की जनता कुछ अपने आप को अभी भी नाराज़ मानती है, या क्या कारण नजर आता है कि वो इतना पीछे रहा? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो जो आपने कहा कि चरण की बात कही थी ना आपने कि ये इसमें इस चरण में इतना मतदान हुआ और उसको हिसाब से देखा गया, तो देखिए जो 2014 के चुनाव से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो तब हमें ये नहीं भूलना होगा कि तब विधानसभा का जो परिदृश्य था वो अलग था। उसके बाद अब परिसीमन हो चुका है। एग्जैक्टली। अब जो चुनाव हो रहा है परिसीमन होने के बाद हो रहा है, तो इसलिए 2014 से ठीक ठाक कंपेयर करना, एग्जैक्टली कंपेयर करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त की भौगोलिक परिस्थिति अलग थी, इस बार भौगोलिक परिस्थिति अलग है डिलिमिटेशन के चलते। ठीक। तो विधानसभाओं का क्षेत्र बदला है, बदल गया, हाँ। Constituency बढ़ मतदाताओं गई का है। प्रतिशत बदला बढ़ गया, है, हाँ। तो वो सब चीज़ें देख के आपको ये फैसला करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने बंगाल से तुलना की, देखिए जम्मू कश्मीर में जो हिंसा होती थी वो अलग तरह की हिंसा होती थी, वो आतंकवादी हिंसा है, अलगाववादी हिंसा है। जी। लेकिन अगर आप उन घटनाओं को देखेंगे तो उसके अलावा जो बाकी राज्यों में देश में देखने को मिलती है, चुनाव के दौरान रिगिंग करने की कोशिश होती है, या मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, उनको रोकने की कोशिश होती है, या आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, वैसी हिंसा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगी, जिसको पॉलिटिकल वायलेंस आप बोलते हैं, वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगी। इस बार इस चुनाव में यही सबसे बड़ी खासियत रही है कि न केवल मतदान प्रतिशत अधिक रहा, बल्कि हिंसा की भी कोई घटना नहीं हुई। इन दोनों चरणों में देखने को नहीं आई है। तीसरा प्रश्न आपका जो श्रीनगर को लेकर के था, ऐतिहासिक रूप से श्रीनगर में मतदान कम होता आया है, और हमें ये नहीं भूलना होगा कि जो अभी मिलिटेंसी का दौर चला जम्मू कश्मीर में, इसके पीछे एक बड़ा कारण 1996 का चुनाव भी है, जिसमें ये बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए गए। 1986 का, जिसमें ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और जो केंद्र में सरकार थी उसने अपने हिसाब से इसको नतीजों को मोड़ने की कोशिश की, और उससे जो लोगों में असंतोष था, जो नाराज़गी थी, उसके चलते चलते धीरे धीरे करके अलगाववाद बढ़ा, और ये जम्मू कश्मीर में पूरी अशांति उसके बाद फैली। तो अब वो हालात देखिए और आज के हालात देखिए। आज हालात ये है कि 370 हटने के बाद ये चुनाव पहली बार हो रहा है, 35 से हटने के बाद चुनाव हो रहा है, परिसीमन होने के बाद चुनाव हो रहा है, एसटी के लिए आरक्षण करने के बाद चुनाव हो रहा है। तो इतने बड़े सारे कदम उठाने के बाद जब चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जिनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है, 370 का एक इमोशनल इशू रहा, केंद्र के साथ नाराजगी, और उसमें भी केंद्र में बीजेपी की सरकार होना, तो ये सब ऐसे मुद्दे फैक्टर इन करते हैं जिसके चलते ये आपको मतदान प्रतिशत पर असर खासतौर से श्रीनगर में देखने को मिला। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि वही साउथ कश्मीर में जब आप जाएंगे, जो कि आतंकवाद का हॉटबेड किसी ज़माने में कहा जाता था, तो वहाँ अगर आप मतदान प्रतिशत देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतदान वहाँ पर साउथ कश्मीर में हुआ है, 2024 लोकसभा चुनाव में भी और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी। तो ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब मैं आता हूँ उस पर जो मूल मुद्दा जिससे शुरुआत आपकी हुई थी, OIC को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये दरअसल शुरू से जो इनकी भाषा है वो पाकिस्तान की एक तरह से पैरोकार हुई है, हाँ। हमेशा उनके पैरोकारी करते आए, उनकी हमेशा वकालत करते हैं, लेकिन OIC ने ये करते करते अपनी जो प्रासंगिकता थी वो खत्म कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर OIC की बात को अब गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि एक तो जो आप पाकिस्तान जैसे देश के बारे में बात कर रहे हो, वो देश जो कि आतंकवाद का पूरे दुनिया में एक सिंबलिज्म बन चुका है, सिंबल बन चुका है, उसको अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। तो OIC के साथ ये समस्या है। आपने खुद बताया, मैंने पूरी खबर तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपने खुद कहा कि 56-57 देश हैं, 57 देश हैं, और 5 देशों ने उसमें ये पार्टिसिपेट किया मीटिंग में। तो कहाँ 57 और कहाँ 5, तो इसी आंकड़े से समझ में आता है। और चौथी बात ये कि भारत का जो संबंध है मिडिल ईस्ट के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ, पिछले 10 वर्षों में बहुत प्रगाढ़ हुआ है। एक धारणा के विपरीत जब ये कहा गया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी आएंगे तो शायद रिश्ते बिगड़ेंगे, लेकिन इसके उलट जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं,
मुस्लिम देशों के साथ, खाड़ी के देशों के साथ। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं और वो एक तरह से भारत के राजदूत की तरह काम करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे में हमें ओआईसी के इस बयान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, जिसका सुमित ने हल्का सा टच किया था, लेकिन उसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर दूं। जिस दिन ये दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, 16 देशों के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर गए थे, श्रीनगर में मौजूद थे। सबने जो मतदान केंद्र थे वहाँ पर वहाँ का दौरा किया। महिलाओं के लिए अलग से एक पिंक बूथ बनाया गया था, वहाँ पर भी वो लोग गए। और जब उनकी कुछ टिप्पणी आई हैं पीटीआई में, एजेंसी में, तो अमेरिका के जो नुमाइंदे थे उनकी टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत था, वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन यहाँ पर हुआ है, अच्छे से हुआ है। सिंगापुर के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ़ की है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ है जिसके चलते उनको मिर्ची लगी है और वो उसका काउंटर करने के लिए ओआईसी का लेकर के ढोल बजाने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, कोई सीरियसली इसको ले नहीं रहा, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरह से इस बार मतदान किया है। और जो तीसरा चरण है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका जो प्रतिशत होगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। पीडी सर, आपसे सवाल ये था कि जो ओआईसी हम देखते हैं कि भारत के मामले पे तो करता है, लेकिन जब इस्लामिक देश है, जैसे इस्लामिक में अगर हमास पे जो लड़ाके, फिलिस्तीन वाला जो झगड़ा चल रहा है, कल भी हमने बात की, उसके बगल में हिजबुल्लाह, कहने के लिए सब इस्लामिक देश है, मुस्लिम लोग हैं, उसमें जो खाड़ी के देश वो समर्थन में नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान के चलते भारत की जो कश्मीर जो सब कुछ शांत हो गया है, वहाँ पे कूद जाते, लेकिन वहाँ सहायता नहीं करते हैं। तो क्या ये प्रासंगिकता खो चुकी है संस्था? हाँ, बिल्कुल बात यही है कि आईओसी अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए कश्मीर का नाम ले रही है। उसको उम्मीद होती है कि कश्मीर के नाम पे शायद उसको कुछ देशों का समर्थन मिल जाए। देखिए, असल में जिसको हम मुस्लिम देश या इस्लामी देश कहते हैं, वो कोई एक यूनिट न था पहले न अब है। उनके बीच आपस में टकराव, युद्ध लंबे लंबे समय तक चलते रहे हैं। ईरान और इराक के बीच युद्ध चला, लगातार वापस में लड़ते झगड़ते देश रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, दूसरी एक बात, तमाम संगठन जो होते हैं वो जितना बड़ा दावा करते हैं उनके साथ उतनी नुमाइंदगी होती नहीं है। उनका अपना एजेंडा होता है, समाज सुधार का एजेंडा नहीं होता है। जो जैसे हम लोग किसी संगठन के बारे में, हिंदूवादी संगठन के बारे में बोले कि हिंदू धर्म की बुराई पे काम क्यों नहीं करता, मंदिर बनाने में क्यों लगा है, उसका एजेंडा वही है। उसको जहाँ से समर्थन अपना हासिल करना है, तो आईओसी के लिए भी अपने आप को बचाने के लिए उसको लगता है कश्मीर उसका मतलब एक आधार बन सकता है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दों पे उसको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। तो एक तो ये है। लेकिन कश्मीर क्यों मुद्दा बन सकता है? कश्मीर की सच्चाई और कश्मीर की धारणा हमेशा से दो अलग अलग चीजें रही। देखिए, कश्मीर अपने आप में बहुत शांत इलाका रहा। मैं बताता हूँ, मैंने जो सलमान रुश्दी का उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसका वो 1978 में छपा था, जो कश्मीर में बड़ी शांति थी। तो उसका जो एक बूढ़ा मल्ला है उसमें बोलता है कि कश्मीरी तो डरपोक आदमी है, उसके हाथ में बंदूक थमा दो तो बंदूक छीन के भाग जाएगा। 1988 में देखते हैं हम कि वो वही कश्मीरी बस स्टैंड पे किसी को मार के आराम से चल देता है निकलता हुआ। तो कश्मीर का जो बदलाव है, उस बदलाव के पीछे किसी एक सरकार की नहीं, तमाम सरकारों की भूमिका है। निसंदेह उस दौर की कांग्रेस सरकारों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन कश्मीर का लोकतंत्र भी, दोनों जो हैं, असल में भारत का अपना जो खाद पानी मिट्टी है, वो सारे अंतर विरोधों के बावजूद डेमोक्रेसी को पोसने वाली जमीन है। यानी आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हो, रियल डेमोक्रेट हो, अनडेमोक्रेटिक हो, लेकिन आपको सहारा तो वोट का ही लेना है। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, अल्टीमेटली उनको 19 महीने बाद बिना किसी विरोध के भी लग रहा था कि जनादेश लेके आए। वो उनकी बुरी गत बनी और 3 साल बाद जनादेश लेके आई वापस। बीजेपी ने भी धारा 370 हटाई, लेकिन ये एहसास लगातार लगा रहा कि चुनाव वहाँ जब तक नहीं होगा तब तक बाकी हिंदुस्तान इसको नहीं मानेगा कि कश्मीर जो है वो मतलब वैध वहाँ शासन चल रहा है। तो खुद कश्मीरी लोग भी अपने आप को नहीं मानेंगे। कश्मीर के लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन दो बातें और हैं। देखिए, धारा 370 का हटना, धारा 370 कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं थी, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने वाली रेखा थी। उसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लकीर खींच खींच के बड़ा किया, उसकी दरार पैदा की। धारा 370 कश्मीर के लिए जितना बड़ा मुद्दा नहीं थी, उससे ज़्यादा मुद्दा बिहार और यूपी के चुनाव के लिए थी कि वहाँ उससे वोट मिलेंगे।
आपको याद होगा कि जब धारा 370 हटी जी। तो अचानक डल झील में छठ मनाने की बात और कश्मीरी लड़कियों से शादी करने की बात होने लगी। हाँ, घर तो खरीदने, ये जमीन खरीदने की बात हास्यास्पद थी। सा जो ख्याल है, तो कश्मीर धारा 370 कोई बड़ी ड्रेकोनियन धारा नहीं थी सही बात। जो कश्मीर को एक वॉल बना देती थी। और विकास के एजेंडे पे उस समय देखिए, विकास के मानकों पे 370 के पहले भी कश्मीर ठीक ठाक वो था। और वहाँ जो पैसा दिया जाता था वो धारा 370 के चलते नहीं दिया जाता था। वो एक सीमावर्ती स्टेट है जहाँ अलगाववाद बहुत सक्रिय था, जिसमें सरकारों का और वो उसकी भू राजनीतिक स्थिति जो है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया तक वहाँ उसके दायरे में आ जाते हैं। तो उस भू राजनीतिक स्थिति का तकाजा था कि कश्मीर को आप ठीक रखें। हम उसको ठीक रखने में नाकाम रहे और कश्मीर के साथ ये हमेशा रहा कि कभी वहाँ 2010 के बाद वहाँ हालात सुधरे थे। कई बार लगता था कि अब तो कश्मीर में टूरिज्म लौट गया। कश्मीर में तो 2014 में भी इतने ही वोट पड़े थे। फिर अचानक बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर बंद हो गया। तो ये सब कश्मीर में चलता रहा है। धीरे धीरे वो जख्म भरे, ये जरूरी है। धारा 370 हटाने का जो उत्साह था वो, जिसमें ये आसान नहीं कि आप 3-3, 4-4 साल तक नेताओं को जेल में रखें और उसके बाद आप मान लें कि वो सब बड़े आराम से सारे जख्मों को भूल के आपके साथ हो लेंगे। उनकी कसक, उनका दुख बाकी है। एक चुनाव उनके दुखों पे एक मलहम की तरह आ सकता है। इस प्रक्रिया को बनाए रखना होगा और कश्मीर में लगातार जिस आहत स्वाभिमान की बात हो रही है उसका ख्याल रखना होगा। तब कश्मीर अपने आप भारत का हिस्सा है, क्योंकि वो स्थिति तो है कि भारत से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सैन्य ताकत के रूप में भी, एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी भारत की जो हैसियत है, और कश्मीर का लगावाद इतना बड़ा कभी नहीं हो पाया। ये सच है कि हम लोग पीएको को भी इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी 7 लाख की सेना है, वो भी एटमी सेना है। तो पाकिस्तान से भी आपका युद्ध ऐसा ना हो कि मतलब योगी जी की और राजनाथ सिंह की इच्छा से पीओके शामिल हो जाएगा। वो तभी होगा जब पीओके के भीतर ऐसा विस्फोट हो जो वहाँ के असंतोष, वहाँ के हालात से हो सकता है, लेकिन उसको भी दबाने का इंतजाम तमाम बदहाली के बावजूद पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान एक फेल होता हुआ स्टेट है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के कई देशों से ज़्यादा बुरी हालत में बचे हुए हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन कश्मीर पे भारत का भावनात्मक राजनीतिक अधिकार पूरा है और इस हिस्से का चुनाव ये याद दिला रहा है कि उस हिस्से को इसी धारा से जुड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक दो चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहा है, जैसा कि ओआईसी देशों को लगा, तो कितनी बढ़िया विडंबना है। मतलब विडंबना शब्द अमूमन नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि कितनी बढ़िया विडंबना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई, वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ पा रही है, तब भी चुनाव हो रहा है। बीजेपी चाहती तो और 6 साल नहीं कराती। बीजेपी की सरकार है ना, तो 29 तक तो है ही। हाँ, exactly. किसकी क्या मजबूरी थी? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा देते कि 30 सितंबर तक हालात ऐसे नहीं हुए हैं, हमको बढ़ाना है आगे, सरकार को देखना है। तो ये कि भाई बीजेपी अगर इस चीज़ को, अगर बीजेपी को कब्जा करना होता इलीगली तो कब्जा कर लिया होता, पूरा मौका था उसके पास। पर उसने अभी लोकसभा चुनाव कराए जिसमें एक भी कैंडिडेट कश्मीर वैली में नहीं खड़ा किया। अब विधानसभा कराए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 30 सितंबर के पहले कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो ओआईसी मानता है कि नहीं मानता है? उस ओआईसी से पूछना चाहिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जब अयोध्या में मंदिर बनेगा तो वो बाबरी मस्जिद के लिए तो जमीन छोड़ी उन्होंने उसी अयोध्या में। अगर इसमें तमाम ऐसे फैसले हैं इस देश के अंदर हुए हैं जहाँ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हितों के लिए बहुत से कानून बना के दिए हैं। 3 तलाक पर तमाम इस्लामिक कंट्रीज के अंदर विरोधाभास है। इस्लामिक कंट्रीज नहीं मानती है, कई जगह नहीं है। हमारे देश में जब हटा तो हमारे देश की महिलाओं ने, जो मुस्लिम महिलाएं, उनका स्वागत भी किया जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसने करा? बीजेपी के शासनकाल में हुआ ना, बीजेपी के वक्त में हुआ ना। तो ये तो उनके लिए रिफॉर्म्स की बात थी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। इन्हीं ओआईसी कंट्री से पूछना चाहिए, जब ये सब चीज़ें भारत कर रहा था भारत के मुसलमानों के लिए, तब आप कहाँ थे? तब आप क्या कर रहे थे? और कश्मीर जिस तरीके से पाकिस्तान ने IC 814 किया, मैं आप वापस 25 साल पहले ले जा रहा हूँ, तब आपने कितनी आलोचना की? उस सलाउद्दीन की और उस जैश ए मोहम्मद की और उस तालिबान की। जिस तालिबान से पूरी दुनिया लड़ती रही, तब आपने कितनी आलोचना की?
मुझे अच्छे से याद आ रहा है 9/11 जब कश्मीर जब वहाँ हुआ अमेरिका अमेरिका में WTC पर अटैक, तो OIC कंट्रीज का बयान सबसे लास्ट में आया था, आलोचना करने वाला, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग सामने मारे गए, बिल्डिंग कोलैप्स कर गए। Exactly, सबके तो ये परिस्थितियां दिखाती हैं कि ये जो गुटबाजी है, हम्म, वो हमको कहेंगे कि आपने क्वाड बना लिया, आपने G7 बना लिया, आपने G20 बना लिया, हम ये बना के चलेंगे। अरे तो भाई उन 5 देशों को पूछना चाहिए कि जब आप बैठ के 5 बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और आपने कश्मीर के चुनाव पे सवाल खड़ा किया, तो आपने जब आपके प्रधानमंत्री जाके UN में बोल रहे थे दुनिया के सबसे बड़े पंचायत के मंच पे, तब कश्मीर का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका उल्लू सीधा करना है। टर्की को ब्रिक्स में आना है, एग्जैक्टली टर्की को ब्रिक्स में आना है, ब्रिक्स में आने के लिए पूरा जोर उसने लगा दिया। और इस बार जबकि ब्रिक्स की बैठक है 22 अक्टूबर को रूस में, माना जा रहा है कि छठे कंट्री के तौर पर इसमें ब्रिक्स टर्की शामिल हो जाएगा, तो इसका नाम ब्रिक्स-T हो जाएगा। ये बड़ी चर्चा है कि चाइना भी चाहता है और रूस भी चाहता है, रूस होस्ट कंट्री है। तो भारत के लिए टर्की का विरोध कर पाना, भारत ही सबसे बड़ा मुखर विरोधी होता है वहाँ पे, तो उन्होंने भारत को मक्खन लगा दिया कि हमने लो इस बार कश्मीर का नाम नहीं लिया, हम तो तुम्हारे साथ खड़े। तो ये तो वो तो टर्की खुलेआम टर्की का भी तो दोगलापन है। एक बात पूछना था इसमें, जैसे हम लोग कश्मीर की सब बात कर रहे हैं नॉर्मलसी की, लेकिन कहते थे ना कि पहले कि कश्मीर तो जीत लोगे, लेकिन कश्मीर के लोगों को दिल कैसे जीतोगे? अब चुनाव हो रहा है, लेकिन जो अलगाववाद की बात करते थे इंजीनियर रशीद, वो 2 लाख वोट से जीत के आते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या लोग अभी भी खुश नहीं हैं? इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं अश्विन, देखिए कश्मीर का जो मामला है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत ही संवेदनशील तो है ही है, और कई सतहें हैं उसको देखने की। कि जैसे कि 370 या उसकी बात हुई है, तो 370 हटने से या 35 से हटने से एक आम कश्मीरी से आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी जो है उस बात से बहुत खुश नहीं है, वो एक सच्चाई है। सही बात है। लेकिन ये है कि लोकतंत्र में वो वोट डालने आते हैं। 59% मतदान हुआ था लोकसभा 2024 में, जो कि पिछले 35 सालों का सबसे ज़्यादा मतदान था। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बायकॉट का ऐलान किया। 58.6 मतलब 59% मतदान हुआ 2024 में, तो उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उनका अपना एक्सप्रेस करने का तरीका है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है कि इंजीनियर रशीद जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं, भले ही जेल में। तो मतलब ठीक है, आपको हमारा जो संविधान उनको एक्सप्रेस करने का मौका देता है, उनके विचार अलग हैं, वो कुछ अलग तरीके के विचार है। वो मानते हैं कि भारत सरकार उत्पीड़न कर रही है, लोगों को जेल में उठा के बंद कर दिया गया, कश्मीरियों के लोग की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, और वही लोकतंत्र उनको चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है और वो जीत करके आते हैं। तो ये लोकतंत्र की मजबूती कोई दिखा रहा है। ऐड करो एक चीज़ जी, आपने एक पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया कि कश्मीर के लोगों के मन में क्या है ना, कि क्यों इंजीनियर रशीद जीत जाते हैं और क्यों जमात जो बॉयकॉट करती रही वो चुनाव लड़ रही है इस बार। बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में शेख इंजीनियर रशीद की जो जीत थी, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कश्मीर की ये जो मिलेनियल जनता है, जो 10 साल के बाद वोट डालने जा रही है, जो 14 में 4 साल की थी और आज वो 18 साल की हो चुकी है, जो 14 है ना 8 साल से 18 साल की हो चुकी है, पहली बार वोट डाल रही है, जिसने 24 में डाला और जिसने अभी डाला, इन्होंने ये वाला हिंदुस्तान देखा है। इन्होंने वो हिंदुस्तान नहीं देखा जो 80 के दशक में, 90 के दशक में, जब रूबिया सईद और चरार शरीफ को जला देना और पाकिस्तान का इंटरवेंशन, और उनके लिए वो इतिहास है। तो इस जनता को दिखाई देता है आज की डेट में कि भाई ये जो उमर अब्दुल्ला हैं, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, इन लोगों ने हमारे जो बीजेपी का नैरेटिव है कि परिवारवाद ने, इन 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, तो ये जो वोटर है उसको ये दिखाई देता है, क्योंकि ये चेहरे वहाँ सामने मौजूद हैं, ये इतिहास नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और महबूबा की बेटी अब इल्तिजा चुनाव लड़ रही हैं, तो ये इन लोगों को दिखाई देता है कि तो परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियाँ रही। मैं क्यों उनके पीछे खड़ा हूँ? मैं क्यों ऐसे आदमी को नहीं चुनूँ जो जिसके भले पे पहली बार मौका दे रहा है? जो नहीं होता एक रिबेलियन मूड होता है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिल गई थी 70 में से, कि भाई हमको तो सबको हराना है, हमको भरोसा ही नहीं है कांग्रेस बीजेपी पर, इन्होंने लूट लिया है। पहले साहब सिंह वर्मा रहे, फिर सुषमा स्वराज ने, शीला दीक्षित ने लूट लिया। तो वो जो रिबेलियन का मूड है जनता, जो मिलेनियल्स हैं, अब अगर वो देखेंगे पोलिंग बूथ की लाइनें लग रही हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, यूथ भी बड़ी संख्या में, बुजुर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में। मुझे एक बाइट अभी तक याद है, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, हम लाइव कर रहे थे सुबह अपने चैनल पे, नज़ीर भाई अपने जो श्रीनगर के रिपोर्टर हैं वो वहाँ से लाइव थे, उन्होंने किसी के आगे माइक लगाया, वो पुरुष बाइट दे रहा है, उन्होंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो कहा 58 साल। मतलब फिर तो आप वोट डाल चुके होंगे? मतलब पहली बार वोट डालने आया हूँ। 58 साल का व्यक्ति, कश्मीर में श्रीनगर के आसपास की सीट थी कोई, पहली बार वोट डाल रहा था। आप विश्वास कर सकते हैं
ये हिंदुस्तान में कश्मीर में हुआ। आज जब वो आदमी वोट डाल रहा है तो ये ओआईसी बोल रही है कि आपका चुनाव फर्जी है। गजब स्थिति है भाई। और देखिए जो वोटिंग बढ़ने का एक और भी है कि 14 के बाद वहाँ विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, और कश्मीर की जो आवाम है वो अपना नुमाइंदा चाहती है, वो नहीं चाहती कि केंद्र का शासन चले। अब एक आम कश्मीरी वो इस तरह से इसको सोचता है कि हमारा अपना बंदा हो, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार बने, वो भी नहीं चाहते हंग असेंबली हो। लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इतना इजी नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि जम्मू साइड में एक अलग इक्वेशन है, कश्मीर साइड में एक अलग इक्वेशन है। और दूसरी बात है, देखिए बीजेपी की बात है कि बीजेपी की जो इमेज है वो पूरे देश में एक हिंदूवादी पार्टी की है, और कश्मीर की जो आवाम है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, तो वो उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। उनको लगता है बीजेपी एक हिंदू की बात करती है। और आप देखिए कि बीजेपी एक मात्र, खासकर अमित शाह और मोदी जी के भाषण देखेंगे तो वो जाकर के वहाँ कश्मीर में जो 19 प्रत्याशी बीजेपी के लड़ रहे हैं वैली में, उनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाकर के, खासकर जो उसमें भी जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वो 370 की बात नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि करने से हमें फायदा नहीं, हमें वोट नहीं मिल रहे। 2-4 जो मतलब वोट हमें अच्छे वोट मिलने वाले भी होंगे वो और नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, वो बात मोदी जी कर सकते हैं, अमित शाह कर सकते हैं, और कांग्रेस को बैकफुट पे डालने की कोशिश करते हैं कि एक राज्य का मुद्दे को, उनको पता है कि वैली में हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उस बहाने हम हरियाणा में क्या ये मुद्दे को उछाल करके वो कर सकते हैं। कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे हरियाणा के सैनिक जो है कश्मीर में पोस्टेड है। तो एक, और आपने देखा होगा कि जब मोदी जी पीएम बनने से पहले एक जो सबसे बड़ी उनकी जनरल वीके सिंह के साथ रैली हुई थी, वो मुझे याद है शायद रेवाड़ी में हुई थी, और उसमें वही थी ना, और उसमें सेना के बहुत सारे लोग आए थे, और ये ओआरओपी और सब तमाम मुद्दों पर बात हुई थी। तो उस बहाने एक हरियाणा की बात है। और देखिए लोकतंत्र एक ऐसी चीज है कि जो वो भी एक जटिल प्रक्रिया है, और लोकतंत्र में आप कभी भी नहीं कह सकते कि हम आदर्श स्थिति में आ गए हैं। कश्मीर में आप देखिए कि बीजेपी सरकार को या केंद्र सरकार को बैकफिट करने के लिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सभी करते हैं। उनको कहता है कि अभी यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, हालांकि उसका वादा प्रधानमंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं, और केंद्र में ये तो वही दे सकते हैं, ये भी सच्चाई है। तो वो चीज़ें, लेकिन ओआईसी की जहाँ तक बात है, तो ओआईसी मुझे लगता है कि रस्म अदायगी है, वो पाकिस्तान के दबाव में। एग्जैक्टली जो ओआईसी के जो महत्वपूर्ण देश हैं, अगर आप उनको देखें, सऊदी अरब या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीराट्स, उनके साथ जो बायलैटरल रिलेशन है वो इंडिया के पिछले कई सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, पहले से ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अखिलेश सर ने जो 10 साल पे ज्यादा जोर दिया, पहले से ही है उसकी। ये कहा जाता है ना कि आने के बाद बिगड़ेंगे। हाँ, ये बात है कि बिगड़ेंगे, लेकिन वो सुधरे हैं। और क्योंकि बहुत सारे बड़ी संख्या हमारे भारतीय जो है वो वहाँ पर काम करते हैं, और हमारा बायलैटरल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है उन देशों के साथ। सही बात है। तो और आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं ओआईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएन, डब्ल्यूटीओ, सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ समय में उनका जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है। और ये बड़े मंचों पर बात हो रही है कि अब आप देखिए ना, छोटे छोटे जैसे क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, या जो ये 10-15 देशों, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है। जो 100 देशों, 50 देशों जैसे संगठनों का वो कमजोर हुआ है। और आप देखिए ना, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात ने अबू धाबी में 2019 का सम्मेलन किया, तो सुषमा स्वराज को वो किया, जबकि पाकिस्तान ने बहुत आपत्ति दर्ज कराई थी, सुषमा स्वराज गई उसमें। तो चीजें बदली हैं। अब अर्दोगान ने जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, तो चीजों में बदलाव आ रहा है। और लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वो कोई आदर्श स्थिति कभी नहीं होती, हमेशा आपको लोकतंत्र के लिए लड़ना होता है। और इसमें देखिए, ये मानने में कोई दो राय नहीं, कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन है। कन्फ्लिक्ट जोन में ये भी सच्चाई है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं। ये ऐसी, भारत कोई दुनिया अकेला देश नहीं है जहां ये नहीं होता होगा, ये होगा। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि इंजीनियर रशीद जैसे लोग चुनाव में जीत के आते हैं बड़ी संख्या, क्योंकि वो खुल के उन मुद्दों को उठाते हैं जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस ढंग से वो बात बोल नहीं सकती। तो कभी कभी परिणाम उनके पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव है, इनमें ये देखना जरूरी होगा कि इस बार, क्योंकि एक बड़ी संख्या में उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, जमायत ने भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट, जमायत जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है आधिकारिक तौर पे, 2019 में बैंड, 2024 में फिर उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को बैक किया। अगर ये प्रत्याशी जीत के आते हैं, तो वो भी देखने वाले कश्मीर की जनता किस तरह से हमारे चुनाव परिणाम को देख रही है। तो कुल मिला के बात ये रही कि लोकतंत्र कश्मीर में बाहर में है, ठीक है, और पाकिस्तान जो जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की दिक्कत है ना। अगर मान लीजिए 370 को लेकर कश्मीर के लोगों को दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, एनसी को दिक्कत है, पीडीपी को, तो ये लड़ रहे हैं ना हम लोग, ये लोग लड़ेंगे यहाँ, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, चुनाव में लड़ेंगे, बोल ही रहे तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। ओआईसी कौन,
Exactly. अपने देशों की समस्या खत्म हो गई क्या उसकी? उनके देशों में सब खुशहाल हैं, वहाँ सारे अस्पताल बन गए, वहाँ कोई दिक्कत बीमार नहीं है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है। अजीब वहाँ स्थिति। human right violation लेना ना इतने देना हैं है, और- लेकिन कश्मीर पे बात करेंगे। ओआईसी के नाम पर हाँ कश्मीर के नाम पर पिछले 60-70 साल में बहुत दुकानें चली हैं। देश के अंदर भी चली हैं, देश के बाहर भी चली हैं। भारत के अंदर तो एक बहुत बड़ा वर्ग इसी नाम पर चलता रहा, खाता पीता रहा, तो वो दुकानें बंद होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी ये चुनाव होगा, इसके बाद आप देखिए अगले 5 साल 10 साल में और परिस्थितियाँ बदलेंगी। इनफैक्ट मैं आप ही की बात जोड़ दूं कि चीन में एक इलाका है उइगर करके, हम्म, वहाँ पर मुसलमान उइगर, वहाँ हाँ, पर वहाँ मुसलमानों पे ज्यादती होती है। तब कितनी कोई बार नहीं बोल ओआईसी का पाता है। बयान आया, हाँ, वहाँ नहीं Exactly, बोलेंगे क्योंकि exactly. चीन से उनको मदद लेनी है, चीन उनके यहाँ सब सामान पहुँचाता है, वहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम कमजोर देश है आर्थिक तौर पे। पता लग जाएगा अभी जब भारत संबंध तोड़ेगा। बदल गया माहौल। हाँ मतलब कमजोर देश का मामला नहीं है, हाँ बस अपनी कमजोरी को छुपाने का मामला है। हाँ, ये भी सही बात है। अपने आप को प्रासंगिक दिखाने की कोशिश है, बिल्कुल क्योंकि ये सच जो आप बोल रहे हैं कि जो भी हमारा अंदरूनी मामला है, और इस मामले में ओआईसी के दखल का तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है, बिल्कुल। उसकी कोई प्रासंगिकता बनती ही नहीं है। तो चीज़ में लाइटली मतलब कमेंट आखिर में, आखिर तो अगर आप करते नहीं, हो, आप करिए सर, आज आप- ये जो ओआईसी हम बार बार बोल रहे हैं ना, मुझे ओवैसी सुना रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवैसी कहाँ से आ गया इसमें कश्मीर के मुद्दे पे, तो हमें थोड़ा ये क्लियर कर देना चाहिए। ये ऐसा भी है कि शायद ओवैसी ज़्यादा सुनाई देते हैं आजकल। तो इसी लाइट मोड पे आज की चर्चा लेकिन एक खत्म बात है, करते हैं। ओवैसी साहब की एक बात है कि वो जब कोई बाहर का बोलता है उस मामले में वो पाकिस्तान ने कोई बहुत ही तेजी से चुप कराते हैं। वो कहते हैं भाई आंतरिक मामला अपना खुद देखो, हमारा हम देख लेंगे। मुझे एक्चुअली आज सुबह से जब से ये खबर आई है, जो भी कोई ओआईसी बोलता है मुझे ओवैसी सुनाता है। मैंने कहा ओवैसी साहब तो ये नहीं बोल सकते, उनका बयान तो ये नहीं आ सकता। वो कानून और संविधान के नहीं, कानून और संविधान के ठीक ठाक जानकार बहुत अच्छे, हैं, हाँ। और उनकी जो भी राजनीतिक बयानबाजी होती है हमेशा उसके दायरे के भीतर होती है, अच्छा बोलते हैं, चाहे ये वो बात तो है। दूसरों को जितना चुभे, चाहे उसके राजनीतिक मकसद जो भी हो, लेकिन संविधान के दायरे के भीतर होती है वो। नहीं, उनके वायरल वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोग देखते हैं, बहुत वायरल होता है, तो अच्छा बोलते हैं इसलिए। तो आज की चर्चा बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और दिन करेंगे, आप ये भी तो करें। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।